नेहा और कोमल कहने को तो देवरानी जिठानी थी, पर दोनों देवरानी जिठानी में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। और होता भी क्यों नहीं, आखिर उनके ससुराल में बेटियों की कद्र जो नहीं थी, वहीं वो दोनों एक दूसरे की परेशानियों को अच्छे से समझती थी। दीदी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई हूँ, तो बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी वहां उनकी सास उषा आ जाती है, जो उन्हें एक साथ देखकर ताने देने लगती है। बेचारी बूढ़ी सास कमरे में अपने घुटनों का दर्द लेकर कराह रही है, और यहाँ मेरी बहुएं साथ में चाय की चुस्कियां ले रही है। मैं आपके कमरे में चाय लेकर आ रही थी माँ जी। हाँ हाँ, अब अपनी गलती छिपाने के लिए तो ऐसा ही बोलेगी ना। एक बार फिर बिना गलती के उषा अपनी दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते संडे का दिन आ जाता है। संडे वाले दिन उषा का बड़ा बेटा कमरे में बैठकर ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था, और तभी अचानक से नेहा के हाथों से पानी रवि के फाइल पर गिर जाता है। गवार औरत, ये क्या किया तुमने? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए रवि जी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मैं भी साफ कर देती हूँ। भगवान का शुक्र है कि आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गीले नहीं हुए। इसका मतलब तुम चाहती हो कि मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी गीले हो जाए? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब था अच्छे से समझ रहा हूं मैं। तुमने तो कभी काम किया नहीं और ना ही पैसे कमाए। अमीर घर में शादी हो गई, और क्या चाहिए? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। इस तरह से रवि बिना सोचे समझे बस बोलता ही जाता है। रवि की आवाज सुनकर अब कमरे में कोमल और उषा भी आती है। रवि को गुस्से में देख उषा आग में घी डालने का काम करती है। अरे बेटा, इन दोनों देवरानी जेठानी से कोई काम सही से नहीं होता। बस इन दोनों को गप्पे मारने के लिए कह दो। छोड़ो ना माँ, अब इनसे क्या कहना। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से, काम करने दो मुझे। रवि सबके सामने नेहा की इंसल्ट करता है और नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए रोती हुई वहां से चली जाती है। नेहा को इस तरह रोता देख कोमल को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप करवाती है। दीदी दीदी, बस भी करो रोना। आपको रोता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोमल, जब किस्मत में रोना लिखा हो तो इंसान कर भी क्या सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। कभी कभी मैं खुद भी अपनी किस्मत को कोसती हूँ कि मैं किस घर की बहू बन गई। इस घर में बेटी नहीं है, शायद इसीलिए इस घर के लोगों को बेटी की कद्र नहीं है। अगर इस घर में बेटी होती तो शायद हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। पर ये सब तो कहने की बात है कोमल। माँ जी खुद भी तो एक औरत है ना, फिर भी वो अपने बेटों को समझाने के बदले उनको शाबाशी देती है। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब देखता है। इनको इनके किए की सजा मिलकर रहेगी। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के दुख दर्द को समझती हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी रहती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी, कल मेरी बहन आ रही है, मैं क्या करूं? कैसे उसे यहाँ आने से मना करूं? पर तू उसे मना क्यों करना चाहती है कोमल? दीदी आप जानती हो ना, इस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं है और मेरी बहन चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर उसने हमारे साथ ऐसी बदसलूकी होते हुए देख ली तो वो तो इनके खिलाफ आवाज उठाएगी। कोमल की बात सुनकर अब नेहा भी परेशान हो जाती है, पर वो दोनों चाहकर भी कोमल की बहन दिव्या को आने से रोक नहीं पाते। कोमल दीदी, कैसी हो आप? जब से शादी की है तब से तो मायका ही भूल गई हो। वो तो अच्छा है कि मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर पड़ा है, इसी बहाने मैं कुछ दिन यहाँ पर रह भी लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दिव्या। अच्छा अब जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे कोमल, तुम क्यों किचन में जाओगी? मैं हूं ना। इतने दिनों बाद तुम अपनी बहन से मिल रही हो, तुम बैठकर बातें करो, मैं दिव्या के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है किसी की खातिरदारी करने की। वो कुछ दिनों के लिए यही है। मैं ऑफिस चला जाऊं, इसके बाद में इसकी खातिरदारी करते रहना। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पहले मुझे नाश्ता और लंच दो ताकि मैं ऑफिस टाइम पर जा सकूं। दीदी, बड़े जीजू कितने रूड है। इस तरह से रवि नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, पर दिव्या को रवि की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब घर में रहकर दिव्या बहुत सी चीजें देखती है। पता नहीं कैसी कलमुही बहू मिली है। एक काम नहीं करना इन दोनों को। ऊपर से जब से छोटी बहू की बहन आई है तब से तो इन दोनों के पंख ही निकल गए हैं। माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस दिव्या का सामान रखवा रही थी। मुझे याद है आपकी दवाई का समय हो चुका है। अगर तुझे याद होता तो पहले तो मुझे दवाई देती। तेरा पति विदेश काम करने गया है, इसी बात का फायदा उठाती है ना। अगर मेरा बेटा यहाँ होता ना तब बताती मैं तुझे। उषा की सारी बातें दिव्या सुन लेती है और उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। दीदी, आप दोनों आखिर इस घर में कैसे रह रही हो? इस घर में तो लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं। शायद इसीलिए आपकी सास को भगवान ने लड़की नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि। दिव्या, ऐसा नहीं बोलते। दीदी, आप दोनों के पास अब भी मौका है। आप दोनों चाहो तो इस घर को ठीक कर सकती हो, और वैसे भी हमें अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। आप दोनों बस वही करिए जो मैं कहूँगी, फिर देखना कैसे दोनों माँ बेटी की अकल ठिकाने आती है। इस तरह से दिव्या कोमल और नेहा को अपनी सास और पति को सीधा करने का तरीका बताती है। रात को रवि घर आता है और हमेशा की तरह नेहा पर अपना गुस्सा निकालता है, पर इस बार नेहा चुप नहीं रहती और वो अपने पति को मुंह तोड़ जवाब देती है। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी को और आपको ये लगता है कि मैं और कोमल इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है जेठ जी। इसीलिए मैंने और दीदी ने सोच लिया है कि जब तक इस घर में हमारी इज्जत नहीं होगी, हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। देख रहा है बेटा कैसे धमकी दे रही है ये दोनों हमें। आज से पहले तो इन दोनों की जुबान कभी नहीं खुली, पर इस लड़की के आते ही इन दोनों की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। माँ, इन दोनों को जो करना है करे, जिसकी बातों में आना है आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों को जाना है ना, जाओ, जहां जाना है जाओ। इस तरह से कोमल और नेहा दिव्या के साथ घर छोड़कर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अब सारा काम उषा पर आ जाता है। उषा हर समय बीमार रहती थी, जिस वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती, और रवि भी अपने काम सही से नहीं कर पाता, जिसके बाद उषा और रवि को कोमल और नेहा की अहमियत का पता चलता है। बेटा, लगता है दिव्या ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे बेटी नहीं है और तेरी कोई बहन नहीं है। शायद इसीलिए हम कभी बेटी की कदर ही ना कर सके, और जब बेटी जैसी बहू मिली तो उसके साथ हमने इस तरह का सलूक किया। माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इस घर की दोनों बहुओं को वापस लाकर। बहुत जल्द रवि और उषा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद रवि खुद जाकर कोमल और नेहा को घर लेकर आता है। जिसके बाद रवि फिर कभी अपनी बीवी या घर की किसी भी औरत के साथ बदसलूकी नहीं करता, और उषा भी अपने घर की बहू को वो सारी इज्जत देती है जो एक घर की बहू को मिलनी चाहिए। निहारिका कॉलेज के पहले साल में मानव से मिलती है और दूसरे साल तक दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके साथ दोनों का कॉलेज छूट जाता है। अब निहारिका घर संभालने और मानव जॉब करने लगता है। सुनो, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बिना मीटिंग शुरू नहीं होगी। अरे एक तो वो तेरी वजह से इतनी मेहनत कर रहा है, ऊपर से पढ़ाई पूरी करके उसकी मदद करने के बारे में सोचने की जगह बातें सुना रही है। हाँ, क्यों नहीं, इस घर के हर काम की अकेली विलन तो मैं ही हूँ ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सास बहू की तकरार शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मानव घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह सुबह से शाम होती है, लेकिन सास बहू की कोल्ड वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिस पर सास रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इसे हमारी जिंदगी में भेजकर कौन से जन्म की सजा दे रहे हो? आपकी तो इसी जन्म की लगती है। मुझे पता है कैसे आपने अपनी बड़ी बहू को इस हद तक परेशान किया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसी के बाद बड़ा बेटा और बहू आपसे रिश्ता तोड़कर घर छोड़कर चले गए। और तू जैसी लड़की को यही कहानी अच्छी लग सकती है। उसका पता नहीं, पर भगवान इस मुसीबत को जल्द से जल्द उठा ले। ओह, अब कितनी भोली हो, अभी तक जान नहीं पाई कि आप कुछ भी कर लो, मैं ना इतनी जल्दी मरने वाली हूँ और ना घर छोड़ूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे का सर फोड़ते हुए यही इसी घर में रहेंगी। बहू की बात से परेशान सास अपना खाना लिए रसोई से बाहर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है, जिसमें जैसे तैसे सास बहू तो सास रह रही होती है, लेकिन मानव घर में रहना कम कर देता है। जिस पर एक रात उसके घर में होने पर निहारिका सवाल शुरू कर देती है। आजकल तुम जल्दी चले जाते हो, देर से वापस आते हो, आखिर चल क्या रहा है? अब वो मैंने डे जॉब के साथ नाइट शिफ्ट भी शुरू कर दी। क्या? ये कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वैसे इस सब की क्या जरूरत है? देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी बेकार के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मानव का व्यवहार देख निहारिका हैरान रह जाती है और चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद मानव सो जाता है और निहारिका सोच में पड़ जाती है। हमारी शादी को 4 साल हो गए, आज तक इन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं निहारिका, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, बस काम की परेशानी होगी। ये सोचकर निहारिका अपने मन को समझा लेती है और अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। पर इस बार उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है जब मानव घर वालों से बात करना और घर वापस आना सब कुछ कम कर देता है और कभी कभी तो घर वापस ही नहीं आता। अरे आखिर ये सब क्या चल रहा है? कितने दिन हो गए मानव की शक्ल ही दिखाई नहीं देती। वो आजकल रहता कहाँ है? मुझे पता होता तो जरूर बता देती। ना टाइम पर घर आते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। अरे कभी कभी तो दोनों ही काम नहीं करते। बहू की बात सुन सास परेशान हो जाती है। वो निहारिका को मानव पर नजर रखने के लिए कहती है। अगली सुबह जब मानव घर से निकलता है तो निहारिका उसका पीछा करने लगती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर मुझसे बेहद प्यार करने वाला पति अचानक इतना कैसे बदल गया। पति का पीछा करते हुए निहारिका पूरा दिन बिता देती है, जिसमें वो सुबह ऑफिस और शाम को एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर वो किसी दूसरी लड़की से मिलकर उसके साथ डिनर करता है। ये सब देख निहारिका हैरान परेशान रह जाती है, पर वो मानव से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसमें पति का पीछा करते हुए निहारिका को पता चलता है कि सुबह जॉब के बाद नाइट शिफ्ट के बहाने मानव हर रात उसी लड़के से मिलता है। घर बैठी पति को इतना बड़ा धोखा देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। रोज झूठ बोलकर कभी उस लड़की के साथ घूमने जाते, कभी डिनर करने, अरे कभी उसके घर ही चले जाते। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मर जाऊंगी मैं। अरे पागल हो गई है क्या? खबरदार अगर ऐसा ख्याल भी मन में लाई। अरे तूने क्या गलत किया जो मन में जाएगी? जिसने गलत किया है सजा उसे मिलनी चाहिए। घर वापस आने दे उसे, दोनों मिलकर सवाल करेंगे और जब तक हमें सारे जवाब ना मिल जाए वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इतने सालों में पहली बार सास को अपने लिए फिक्र करते देख बहू सास के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोनों मिलकर मानव के घर आने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन मानव उस रात और अगले पूरे दिन घर वापस नहीं आता। अरे तुझे तो पता है ना कि वो कहाँ कहाँ जाता है, जरा जाकर देख कि आखिर ये लड़का कहाँ गायब है। निहारिका घर से निकलकर मानव को उसके ऑफिस, दोस्तों के घर और हर मुमकिन जगह पर ढूंढने लगती है, जिसके बाद आखिर में उस लड़की के घर पहुंचती है, जहां उसे लड़की तो नहीं मिलती,
पर उसके नाम के साथ वो एक डॉक्टर है ये पता चलता है। अब निहारिका सीधा उसके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सुनिए, मुझे डॉक्टर प्रीता से मिलना है। डॉक्टर आईसीयू में इमरजेंसी केस देख रही है। अब निहारिका आईसीयू के बाहर पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर को बुलाने के लिए खिड़की से कमरे के अंदर दिखती है तो सामने अपने पति को बेहोश देख हैरान रह जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चली जाती है। मानो क्या हुआ, क्या हुआ इसे? ये बेहोश क्यों है और ये आईसीयू में क्यों है? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? इस पर प्रीता निहारिका को शांत करने की कोशिश करते हुए आईसीयू से बाहर ले आती है। निहारिका, मानव के ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलकर इलाज के लिए आता था। और जब उसे पता चला कि उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है तो उसने तुम्हें दिखाते हुए मेरे साथ अफेयर का नाटक भी किया, जिससे तुम खुद उसे छोड़ दो। उसे लगता है कि तुम ये सब नहीं सह सकती और शायद उससे पहले खुद ही मर जाओ। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमें इस केस में पॉजिटिव लीड मिली है। मानो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पति की बीमारी सुन जहाँ एक तरफ निहारिका टूट जाती है, वहीं उसके ठीक होने की बात सुनकर उसके मन में उम्मीद जाग जाती है। अब वो सास को भी सारा सच बता देती है और मानव का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब निहारिका पति की जगह जॉब शुरू करके बाकी पूरी दुनिया भूल बस परिवार संभालने में लग जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और आखिरकार मानव ठीक होकर घर वापस आता है। ये मेरी बहू के विश्वास और हिम्मत का फल है कि तू आज यहाँ जिंदा खड़ा है। हाँ, नहीं तो किसी ने बीमारी होने पर परिवार को बताने की जगह उन्हें भटकाना जरूरी समझा था। वाह, सास बहू में इतनी यूनिटी कि अब दोनों एक दूसरे पर नहीं बल्कि मिलकर मुझ पर वार करेंगी, हैं? सिया और राघव की शादी को कई साल हो गए हैं। शुरू शुरू में तो दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन वक्त के साथ साथ राघव के दिल से सिया के लिए प्यार निकल गया। सिया, सिया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो राघव? तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मेरी फाइल कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ। आंखें ही या बटन वहीं रखी है टेबल पर। सिया की बात सुनकर उसकी सास लाजवंती वहां आ जाती है और कहती है, अरे बहू, ऐसे बात करते हैं क्या अपने पति से? शर्म कर ले बहू, शर्म कर ले। माँ जी, आप अपने बेटे को भी तो देखिए ना, वो किस तरह से बात करते हैं मुझसे। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, मजबूरी में बात करता हूँ तुमसे। राघव ये बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहां लाजवंती अपनी बहू से कहती है, तू राघव से ढंग से बात किया कर, आखिर तेरा पति है वो। माँ जी, आपको पता है ना, वो बात करने के लायक नहीं है। मुझे ही पता है कि कैसे झेल रही हूं उन्हें। आपको पता है माँ जी, हर समय किसी ना किसी लड़की से बात करते रहते हैं। अगर ऐसे मैं फोन करूंगी तो आपके बेटे को चलेगा? अरे उसका किसी से चक्कर है भी तो क्या हो गया? पत्नी तो तू ही है ना, कहीं भी चला जाएगा आएगा तो तेरे पास ही ना। बस माँ जी, आप तो रहने ही दो। आप तो अपने बेटे की ही साइड लोगी ना। आपके बेटे के सारे काम करती हूँ, कई बार अपने मायके से पैसे लाकर उनकी मदद भी की है, लेकिन आपके बेटे को कोई शर्म नहीं है। देख बहू, मैं तो तुम दोनों को ही समझाती हूँ, लेकिन मेरी बात तुम दोनों ही नहीं सुनते। जो तुम्हारे मन में आए तुम दोनों वही करो। उधर राघव अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके पास उसके साथ काम करने वाली लड़की शालिनी आकर कहती है, हाय राघव, बहुत बिजी लग रहे हो। हाय शालिनी, कैसी हो? काफी दिनों बाद ऑफिस आई हो तुम। हाँ, मैं ऑफिस नहीं आती तो तुम मुझे नोटिस करते हो। वैसे तो तुम बात नहीं करती। मैं तुमसे बात नहीं करता? मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही बहुत बिजी रहती हो। शालिनी बहुत सुंदर थी, इसलिए राघव उसे पसंद करने लगा था। राघव कई दिनों से सोच रहा था कि वो शालिनी से शादी के बारे में बात करे। एक दिन राघव ने हिम्मत जुटाकर शालिनी से शादी की बात कर ही ली।
शालिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। राघव, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, बोलो ना। शालिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मुझसे? लेकिन तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो ना। मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। मेरी शादी तो मेरी माँ ने ज़बरदस्ती उस घमंडी सिया से करवा दी। लेकिन राघव, मान लो हमने शादी कर भी ली तो तुम्हारी पहली बीवी का क्या होगा? और तुम्हारी माँ, वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगी? अरे छोड़ो उसे, रहेगी नौकरानी बनकर इस घर में। और माँ की तुम चिंता मत करो, मेरी खुशी में ही माँ की खुशी है। कुछ ही दिनों में राघव ने शालिनी से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उन दोनों को देखकर सिया बहुत हैरान हो गई और गुस्से से कहने लगी, राघव, ये क्या किया तुमने? दूसरी शादी कर ली? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? और तुमने शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुमने कभी सोचा है मेरे बारे में? और ये बेचारी पत्नी होने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था, वो तो माँ के कहने पर मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। अरे लेकिन बेटा, शादी ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि एक पसंद नहीं तो दूसरी कर लो और दूसरी पसंद नहीं आई तो तीसरी कर लो। माँ, मैं भी तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। जिससे हम प्यार नहीं करते उसके साथ सारी जिंदगी बिता कैसे सकते हैं? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई और आपने हमारी सारी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। राघव ने अपनी पत्नी और माँ की एक बात नहीं सुनी और शालिनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सिया अपने कमरे में ही सोती रही। उसने ना तो किसी के लिए नाश्ता बनाया और ना ही कुछ काम किया। शालिनी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति के पास जाकर कहने लगी, राघव, तुम मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? मेरा आते ही तुम्हारी पहली पत्नी ने घर का सारा काम त्याग दिया। सुबह से ना तो चूल्हा जला है और ना ही घर में झाड़ू लगी है। अरे तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। राघव अपनी माँ को साफ साफ बोल देता है कि उसकी पत्नी शालिनी घर का कोई काम नहीं करेगी। अब लाजवंती सिया के पास जाती है और कहती है, देख सिया बेटी, ऐसे चुपचाप घर में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है और तेरे मातम करने से तेरा पति तेरे पास लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए अपना जी मत जला और घर का काम कर। माँ जी, आप घर के काम के चक्कर में मेरे पास आई हो। आपके बेटे ने जो किया वो गलत नहीं लगा आपको? मेरे साथ धोखा किया है उसने। अरे देख बहू, उसने जो किया सो किया, लेकिन अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। इस उम्र में मुझसे काम होगा नहीं और राघव शालिनी को काम करने देगा नहीं। इसलिए तू रोना धोना बंद कर और सबके लिए नाश्ता बना। बेचारी सिया के पास और कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस घर में रहना पड़ा। अब वो चुपचाप सारे घर का काम करने लगी। लाजवंती अपनी दूसरी बहू शालिनी के काफी नजदीक आ गई। वो सारा सारा दिन उसी के पास रहती। वैसे शालिनी मानना पड़ेगा अपने बेटे को, उसकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। क्यों माँ, क्या पसंद कर लिया उन्होंने जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हो? अरे तुम्हें पसंद कर लिया? पता है सारा मोहल्ला और रिश्तेदार तुम्हारी सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं। ओह माँ, पीना, खैर मैं तो हूँ ही तारीफ के काबिल। माँ, आप एक काम करोगी क्या? मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मंगवा देती हूँ तेरे लिए चाय। सिया, सिया जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया आपने? अच्छी सी कड़क चाय बना कर ले आओ। शालिनी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, किचन में जाकर सो मत जाना, जल्दी लेकर आना। सिया जाने लगती है, वैसे ही शालिनी उसे रोकते हुए कहती है, सिया, चाय बनाने के बाद मेरे कपड़े भी धो देना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तुम्हारे कपड़े? मैं क्यों? अरे हाँ हाँ, बस ज्यादा मत बोलो, 2-4 कपड़े धो लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सिया को अब शालिनी के कपड़े भी धोने पड़ते हैं। एक दिन शालिनी सिया से कहती है, सिया, आज राघव और मेरे ऑफिस के दोस्त खाने पर आ रहे हैं,
तो तुम कुछ अच्छा खाना बनाना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। सिया, कुछ मीठा भी बना लेना, हलवा या खीर। माँ जी, मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं बना सकती। तो तू खा सकती है खाना, लेकिन बना नहीं सकती है। चुपचाप किचन में चली जा। माँ, अपनी इसे घर में रखा क्यों हुआ है? इसे धक्के मार मार कर घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बहू, इसे घर से निकाल दिया तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए इसे तो घर में रखना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ और राघव को भी बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। शालिनी तैयार होकर घर देखती है तो गुस्से से सिया को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। सिया! सिया! अरे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला इसलिए रही हूँ कि किचन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ये घर की हालत देखो कितनी बुरी हो रही है। तो मेरे 2 ही हाथ हैं और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम सफाई कर दो। शालिनी सिया को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात किया कर। तुम इस घर में केवल एक नौकरानी हो। तभी लाजवंती भी वहां आ जाती है। सिया, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने काम से काम रखा कर। चल अब साफ सफाई कर दे, इनके दोस्त आते ही होंगे। लाजवंती की बात सुनकर सिया दोबारा घर के कामों में लग जाती है। सभी दोस्त घर पर आते हैं तो वो सिया के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, किसने बनाया है? हाँ यार, किसने बनाया है? ये खाना सिया ने बनाया है। हाँ, सिया भाभी ने ही बनाया होगा, क्योंकि जहाँ तक हम शालिनी को जानते हैं उसे तो चाय भी बनानी नहीं आती होगी। शालिनी को ये बात बहुत बुरी लगी और सबके जाने के बाद शालिनी ने कहा, राघव, मैं तुम्हारी बीवी को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो ठीक है ना, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। सिया, तुम तो चुप ही रहो और जाओ यहाँ से। क्यों चुप रहूं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो शालिनी जाएगी। राघव को सिया की बात से बहुत गुस्सा आया। उसने सिया को बहुत मारा। आज के बाद इस घर में रहना है तो मुंह बंद करके रहना होगा, नहीं तो तुम जा सकती हो इस घर से। अगले दिन सिया अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर शालिनी सारे घर का काम अपनी सास से करवाती है। अब देखना यह है कि क्या राघव को अपनी गलती का एहसास कभी हो पाएगा। सिया अपने लिए क्या रास्ता चुनेगी और लाजवंती अपनी ही बहू के अत्याचारों का शिकार यूं ही होती रहेगी या वो भी कोई कदम उठाएगी। क्या ब्याह लाया बेटा तू, कैसी बीवी है तेरी, ना जात का पता ना पात का। अरे बेटा, मैंने तो तेरी शादी फिक्स कर रखी थी। ये कहानी है हर उस घर की जहां बहुओं को सिर्फ दहेज और घर के काम के लिए देखा जाता है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, साथ काम करती थी और प्यार हो गया, पर मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एक बहू को लेकर आपकी जो भी इच्छा है मैं वो सब पूरी करूँगी। अच्छा, तो मेरी इच्छा है कि तू जाकर 10 लाख लेकर आ, दहेज में कार और मकान। वैसे गहने भी नहीं है तेरे तन पर एक भी। नई नवेली दुल्हन कहाँ से लग रही है? अरे मेरी बेटी भी है, उसकी भी तो शादी करवानी है ना मुझे। तो कैसे करवा दूं तुझसे शादी? माँ, शादी तो हो चुकी है और दहेज क्या होता है? मेरे जितना कमाती है हर महीने घर पर पैसे देगी। कैसी बात कर रहे हो? घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, घर में ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पैसे मैं हमारे भविष्य के लिए भी तो सेव करूंगी ना। रानी एक जिम्मेदार, ताकतवर और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी, लेकिन सास को तो भाई कुछ और ही उम्मीद थी। क्या बात है भाभी, कहाँ चली हीरोइन बनकर? लव मैरिज वाली लड़कियां भी ना माँ, इन लोगों पर तो कम ही विश्वास करना चाहिए। अरे ठीक बोल रही है बेटा, निकला नहीं कि ये परकटी निकल जाती है, न जाने कहाँ जाती है रोज। रानी माँ बेटी की बात सुन लेती है और फिर, आप लोग कान खोल कर सुन लो, कैरेक्टर पर उंगली मुझे बर्दाश्त नहीं है। ना मैं फालतू बोलती हूँ और ना ही मैं फालतू सुनती हूँ, समझी? सास को तो बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है।
वो सोच लेती है कि वो इस लड़की को घर से निकाल कर बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहेगी। फिर एक रोज, भैया, भाभी के बारे में कहना तो नहीं चाहिए, पर न जाने कल किससे बात कर रही थी। कह रही थी शादी करके पछता रही हूँ। अरे उनकी कमाई तो मेरे जितनी ही है। काश अपने से ज्यादा कमाने वाले से प्यार करती और शादी करती। बहन की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेता है कि वो रानी से बात करेगा। फिर शाम को कमरे में, पता है हमारे बॉस की सैलरी कितनी है? हम दोनों की सैलरी मिलाकर जो अमाउंट आता है ना, उतनी। यार मानना पड़ेगा, क्या कमाता है। काश। बस बीवी का काश उसके नाश का कारण बन जाता है। हाँ तो जाओ ना, काश क्या, अरे कर लो उससे शादी, मेरे गले क्यों पड़ गई? पति के मुंह से ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि उससे बात ही ना करे, लेकिन फिर काश काश के आगे भी सुन लेते। काश कि हम भी इतना कमा पाते। ये काश नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाती, समझे? लेकिन पति के मन में तो रानी के लिए नफरत भरी थी। वो फिर एक बार गुस्से से बोलता है, सुनो, मैं जितना कमा रहा हूं खुश हूं। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ? लेकिन पति जो कि पूरी तरह से बहन के कहने पर चल रहा था, वो वहां से निकल जाता। फिर एक रोज, अरे बहू, गले में नई चेन, क्या बात है, कहाँ से ली? वो माँ जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे तो उसी से खरीदी है। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? पता है ये आपको चेन किसने दी है? रानी को गुस्सा आ जाता है। सही पता है, और जो तुम सोच रही हो ना बिल्कुल वैसा ही है, तो समझी ना, अब शांति रहना। वैसे भी किसी भी औरत की चरित्र पर उंगली उठे तो कौन बर्दाश्त करेगा। रानी ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रानी का पति आ जाता है। देखा भैया भाभी के रंग, अब तो खुलेआम मान रही है कि कोई ना कोई है, और तो और डर भी नहीं है। सुना मैंने, पर रानी ऐसी तो नहीं थी। मैं बात करता हूँ। बस यही तो, और बहन माँ चाहती थी। भाई जैसे कमरे में जाता है, माँ और बहन। ये खेल अच्छा खेला बेटा तूने। अब ये रानी से सवाल जवाब करेगा और फिर होगा दोनों का झगड़ा। और क्या माँ, कोई पति बीवी के कैरेक्टर को लेकर सवाल ही कर ले, बात है। बस जैसा दोनों ने सोचा था, होता भी वैसा ही है। ये बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैंने अपने कानों से सुना, तुम बोल रही थी कि ये सोने की चेन तुम्हें किसने दी है। देखिए, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ये सवाल ही एक पति होने के नाते आपको नहीं पूछना चाहिए था। बाकी मैं अब आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे सपने मेरे घर पर पूरे नहीं होंगे। दोनों की गलतफहमी से घर टूट जाता है। और फिर पड़ोसी, देखो देखो, लव मैरिज करने का फल। अरे निकलवा दिया इसकी ननद और सास ने बाहर। और क्या, बड़ी शौआन से आई थी, निकल गई सारी अकड़। और क्या, चुपचाप झुक कर रहती तो घर चलता, लेकिन नहीं जी, ऐसी औरतों का तो घमंडी ले डूबता है उनको। रानी सबकी बात सुनती है। वो हैरान थी कि क्या ये उसका घमंड है या फिर आत्मसम्मान की रक्षा। खैर, घर तो टूट चुका था। फिर एक रोज, ओह, मेरे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट तो ससुराल में ही रह गए। आगे के प्रमोशन के लिए पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा उस घर में। रानी ससुराल जाती है, जहां सास और ननद बैठकर कई लड़कियों की फोटो देख रही होती है। देख देख ये वाली, इसके बाप ने कहा था कार देगा, बात करूं क्या? क्या माँ, सिर्फ कार की पड़ी है? मेरी शादी के लिए गहने भी तो चाहिए ना। अरे वो तो रानी के पास ही खूब है। हाँ तो, लेकिन उसे तो हम लोगों ने घर से निकाल दिया है ना। वो अपना सामान लेने नहीं आएगी क्या? वो तो सारा अब मेरे कब्जे में है। अलमारी तोड़कर उसका सारा सामान मैंने रख लिया है। आए तो सामने फिर बताऊंगी उसे। रानी सास और ननद की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आए तो नहीं, आ गई हूं,
समझी? मेरा सारा सामान मुझे चाहिए। और हाँ, मेरे पति की दूसरी शादी के बारे में सोचना भी मत। तभी पति भी ऑफिस से आता है। वो सामने रानी को देखकर खुश हो जाता है। आ गई तुम भी ना। पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तुम इसके लिए घर छोड़कर चली गई। चलो अब मुझे माफ कर दो। और हाँ, हम दोनों के लिए चाय लेकर आ जाओ, और तुम्हारे जो भी सपने हैं ना, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है? रानी पति की ओर देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्यों ले रहा है इसे घर के अंदर? और नहीं तो क्या। अब इसे मेरे घर में रहना हो तो पहले मुझसे माफी मांगे और फिर अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दे। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? और भाई, आप भी भूल गए इसकी बातें, सपने? और ये तो सोचो कि मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? भैया की अगर दूसरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? ननद के मुंह से गलती से सारी सही बात निकल जाती है। ओह, तो तुझे अपने दहेज की पड़ी है, इसलिए तू भाई का घर तोड़ रही थी। आपने जो बातें मुझे सुनाई थी ना, वो भी इन लोगों ने आपके कान में डाली थी। वैसे भी जिस घर में लोग इतने स्वार्थी हो जाए, वहां मैं नहीं रह सकती। रानी वापस मुड़ रही होती है कि सुनो, मैं भी साथ चलूंगा। माँ, आप लोगों के जो भी खर्चे हैं मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मैं रानी जैसी लड़की को नहीं छोड़ सकता जो खुद के लिए इतना स्टैंड करती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बुढ़ापे के सहारे को यूं जाता नहीं देख सकती। अरे जाने देना माँ, मैं हूं ना। वैसे भी ये लोग जाए तो तू ये घर बेचकर मेरे लिए ढेर सारा दहेज दे सकती है और बड़े घर में मेरी शादी भी करा सकती है। अरे तेरी शादी तेरी किस्मत से होगी, ना कि दहेज से। शादी ब्याह ऊपर वाले के हाथ में होता है। रानी जैसी बन, खुद के पैर पर खड़ी है। वो चाहती तो सारे जुल्म सहकर इस घर में पड़ी रहती, लेकिन वो जानती है कि औरत का जन्म हमेशा झुकने के लिए नहीं हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। रानी और उसका पति सास की बात सुनकर उन्हें गले लगा लेते हैं।